जो है वो आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना इन दिनों विवादों में है। बिलासपुर से कोरबा के बीच बन रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना देरी के साथ साथ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। बिलासपुर से कोरबा के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। इसे 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 70% काम ही हो पाया है। कई गांवों में अधिग्रहण की गई जमीन पर आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। 2018 से लेकर अब तक वे कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। कई किसानों की जमीन बंजर पड़ी है, जिससे ना तो वो खेती कर पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं। इस पूरे घोटाले की परत तब खुली जब इस परियोजना से जुड़े 33 भूस्वामियों का नाम 76 भूस्वामियों में बदला गया। इससे मुआवजा की राशि 1.5 गुना बढ़ गई है, जिससे प्रशासन को गड़बड़ी का संदेह हुआ और इसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम ने स्थानीय पटवारी और तहसीलदार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटा दिया। लेकिन मामले में जब प्रशासन की शिकायत पर आरोपी पटवारी और तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की गई, तो आरोपी पटवारी सुरेश मिश्रा ने अपने बहन के फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन भारत माला योजना अधर में लटक गया है। धमतरी के कांग्रेस भवन में उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब मीटिंग के दौरान बिजली गुल हो गई। धमतरी में बिजली व्यवस्था की उस वक्त पोल खुल गई जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां बिजली गुल होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ उन्हें अंधेरे में ही बैठक करनी पड़ी। इस दौरान टॉर्च की लाइट में दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं के साथ कई विषयों पर चर्चा की। दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा 7 जुलाई को रायपुर में आयोजित होने जा रही है। वहीं मीटिंग के दौरान बार बार लाइट गुल होने पर दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अब पूरी सरकार ही अंधेरे में है, क्योंकि सरकार भगवान भरोसे चल रही है, इसलिए अंधेरे में बैठकर टॉर्च जलाकर कांग्रेस भवन में चर्चा की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के शिकार सिर्फ आम आदमी ही नहीं हो रहे, बल्कि नेताओं को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि जब कांग्रेस भवन में बैठक के दौरान बिजली गुल हुई तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बैठक की। लेकिन गर्मी में बार बार बिजली गुल होने पर सियासत भी फुल हो रही है। महासमुंद में जर्जर स्कूल छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। महासमुंद जिले में स्कूली शिक्षा भगवान भरोसे है। स्कूली छात्रों की परेशानी एक नहीं अनेक है। महासमुंद जिले में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक कुल 1956 स्कूल है, जिनमें 374 स्कूल अति जर्जर और मरम्मत की जरूरत वाले स्कूल हैं। जर्जर स्कूलों में उखड़ते प्लास्टर वाले छत, बिना बरसात के भी टपकती छत और गिरने को तैयार दीवारों के अंदर खतरों के बीच छात्र पढ़ाई करने को मजबूर है। शिक्षक स्तर की शुरुआत में ही स्कूल भवन अति जर्जर, एक क्लासरूम में 3 कक्षाएं, शिक्षक गायब, छोटे बच्चों के भगवान भरोसे नजर आना। शिक्षा विभाग की पोल खोलता है, बच्चे क्लासरूम में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है, जबकि स्कूल में रखी कुर्सी और बेंच कबाड़े में तब्दील हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर छात्र ऐसे ही जर्जर भवन में पढ़ाई करेंगे और बारिश के मौसम में छत गिर जाए तो क्या होगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जर्जर भवन को तुरंत ठीक कराए, ताकि कोई हादसा होने से पहले ही उसे टाला जा सके। छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के साथ मारपीट और जबरन पेशाब पिलाने का आरोप है। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया। छिंदवाड़ा जिले के हरैया थाने के तुइया पानी गांव में देर रात कुछ लोगों ने एक आदिवासी परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने आरोपियों पर पेशाब भी पिलाने का आरोप लगाया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही तहसीलदार, एडिशनल एसपी सहित थानों के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। जानकारी के अनुसार गांव के एक युवक के साथ एक ढाबा संचालक का पैसा लेकर विवाद था, जिसके बाद आरोपी ने पड़ोसी जिले नरसिंहपुर से गुंडे लाकर मारपीट की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने कहा कि पीड़ित को पेशाब पिलाने का आरोप गलत है। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
बिलासपुर में नशे में धुत एक चौकीदार की लापरवाही कई लोगों की जान पर बनाई। ऐसा उसने क्या किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिलासपुर में शराबी चौकीदार ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत होकर चौकीदार ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक गर्भवती महिला इस हादसे में बाल बाल बच गई, जिसके बाद गुस्साई महिला ने शराबी चौकीदार की जमकर पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नशे में धुत चौकीदार अपनी कार को काफी तेजी के साथ लेकर आता है और पहले एक ऑटो को टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ऑटो काफी आगे तक चला जाता है। इस दौरान आसपास बैठे लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वही हादसे में बाल बाल बची महिला ने नशे में धुत चौकीदार की जमकर पिटाई की। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर कार ऑटो में टक्कर मारने की बजाय वहां मौजूद लोगों की ओर मुड़ जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर नशेड़ी चौकीदार की वजह से किसी की जान चली जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। गुना में जिला न्यायालय दूसरी जगह बनाए जाने के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। सड़क पर उतरकर वकीलों ने विरोध जताया। कोर्ट परिसर को जगनपुर शिफ्ट करने के विरोध में गुना के वकीलों का आक्रोश सड़क पर फूट गया है। वकीलों ने सड़क पर उतरकर ढोलक और मंजीरे बजाकर विरोध जताया। न्यायिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए वकीलों ने कलेक्टर से मुलाकात के लिए कलेक्ट्रेट का रुख किया, लेकिन जब निर्धारित समय पर कलेक्टर ने ज्ञापन लेने की जहमत नहीं उठाई तो विरोध का तरीका असाधारण और प्रतीकात्मक हो गया। वकीलों ने कलेक्टर के व्यवहार से नाराज होकर हनुमान चौराहे को चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया। आखिरकार सांकेतिक रूप से ज्ञापन सौंपकर उन्होंने विरोध को विराम दिया। जिला प्रशासन पर भूमाफिया से साठगांठ का आरोप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भूप नारायण सोलंकी ने लगाते हुए कहा कि कोर्ट को जगनपुर शिफ्ट करने की योजना भूमाफिया के इशारे पर बनाई गई है। उनका दावा है कि अदालत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की साजिश के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। जैसा पहले आरटीओ कार्यालय को जमीन के साथ हुआ, वैसा ही यहाँ भी करने की कोशिश की जा रही है। बड़वानी की दवाना गांव में 50 साल पुरानी पुलिया अचानक से धंस गई। ग्रामीण लंबे समय से पुलिया की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। बड़वानी की ठीकरी तहसील का दवाना गांव, यहाँ दोंदार नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। करीब 50 साल पुराने पुल की मिट्टी लंबे समय से धंस रही है। 2-3 दिन पहले ट्रैक्टर निकालने के दौरान पुल का एक हिस्सा धंस गया और ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रामीणों को कहना है कि पुल रिपेयरिंग को लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया। दवाना गांव तक पहुंचने का ये एकमात्र रास्ता है, लेकिन भारी वाहनों का आवागमन अब इस पुल पर बंद हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, साथ ही भविष्य में यहाँ ज्यादा ऊंचाई पर पुल बनाया जाए। दवाना गांव तक पहुंचने के लिए यही पुल एक जरिया है, लेकिन जिस तरह से पुल का एक हिस्सा धंस गया, उससे इस गांव का बाकी जगहों से संपर्क टूटने का खतरा भी बन गया है। ऐसे में इस गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि पुल को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। सवाल ये है कि इस जर्जर पुल को लेकर ग्रामीणों ने जब कई बार प्रशासन से शिकायत की, तो फिर प्रशासन ने इसे ठीक कराने की तरफ कदम क्यों नहीं उठाया। ग्वालियर की करप्शन वाली सड़क के धंसने का सिलसिला जारी है। 8वीं जगह से सड़क धंस गई। करोड़ों की लागत से बनाई गई ये सड़क 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई थी और महज 24 घंटे के भीतर फिर से सड़क धंसने लगी। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है और लोग लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। इनका प्रयास जारी है। इधर आओ जरा। क्या हो गया है? पानी की लाइन टूट गई है। अच्छा, हाँ। कब टूटी है? सवेरे। अच्छा, हाँ। तो ये जो कब डली थी पानी की लाइन? पुरानी लाइन डली है। तो ये सड़क बनाई गई थी तो फिर उसको देखा नहीं गया था? पुरानी लाइन टूट गई है। अच्छा, और क्या? तो कल भी तो सड़क टूटी थी यहाँ? कल का पता नहीं है हमें।
बाढ़ और मानसूनी बारिश ने देश के कई राज्यों के लिए आफत बना दी है। भारी बारिश के बाद से ऐसी मुसीबत एमपी के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। जलभराव की ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव हुआ। रेलवे स्टेशन के पास की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। न पानी निकासी की व्यवस्था है, न ही ट्रैफिक का कोई ठिकाना। राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। झमाझम बारिश के बाद ऐसे ही कुछ हाल राजधानी के दूसरे इलाकों के भी हैं। अवधपुरी, सलैया और कोलार जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो चुका है। सड़कों पर पानी ही पानी। इसी बीच बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवधपुरी में एक स्कूल वैन बारिश के बीच डिवाइडर से टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित थे। इस हादसे ने राज्य की राजधानी में बदहाल सड़कों और खराब जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब आपको सीधे भोपाल लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहां पे सड़कों का क्या हाल है। यहां पे सड़कों पर पानी भरा है और लोग इसी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। जंक्शन को जोड़ने वाली रोड से निकल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से पार करके हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे, जो इधर से ही पड़ता है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने रहेगी। देखिए, लोग जो जा रहे हैं उनके पैर देखिए, वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। स्थितियाँ क्या होगी और कितनी गंभीर होगी, कोई इतनी भीड़ में भी कोई जिम्मेदार यहाँ पर नजर नहीं आया होगा जो लोगों को रास्ता दिखा रहा हो। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा? बहुत बह रहा है, घुटना में पानी बह रहा है जी। और आप लोगों को ये सामान भी खुद उठा के लाना पड़ रहा, भीग ना जाए? बिल्कुल सर, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आंटी, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। बुढ़ी अम्मा साथ में लेके जा रहे हैं, बजाला नहीं निकल पा रहे हैं जी। कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मेरे पैर देखिए आप कितने डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हिमाचल के मंडी के सराज विधानसभा इलाके में जल सैलाब से तबाही जैसा मंजर है। ये जल सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब का रौद्र रूप देखिए। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार हर किसी को डरा रही है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा का है। सैलाब की मार से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सैलाब आया तो भूस्खलन से पूरा इलाका थर्रा गया और ये सैलाब बर्बादी और तबाही का मंजर दे गया। जिस पुल को लोग इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी हालत देखिए। कुकला खड्ड में आए तेज सैलाब से एक मंदिर भी बह गया, तो बाखली खड्ड पर बना पुराना लकड़ी के पुल को भी भारी नुकसान हुआ है। 2023 में इलाके में कुछ ऐसी ही तबाही आई थी, जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ सराज विधानसभा की नहीं है, बल्कि इलाके में हर जगह ऐसा ही हाल है। कुल 240 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से 98 पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गांवों में 48 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं है। पेयजल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पे एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो कागज पर बनकर तैयार है, लेकिन जमीन से गायब है। हालात ये हैं कि अब लोगों को नदी पार करने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। नदी पर बनने वाला पुल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों पर यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और पहली बारिश में बह भी चुका है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर टिहरी के रागड़ गांव में एक पुल बना था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। लोगों को नदी के उस पार ले जाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और उसके सहारे लोगों को नदी पार कराई जा रही है। इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार का नाम उपेंद्र सिंह राणा है। पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। 7 जुलाई 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला ये पुल 3 साल पहले कागजों पर बनकर तैयार है। इस पुल के नहीं होने से ग्रामीणों को बाजार जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन नदी पर पुल का अता पता नहीं है।
उत्तराखंड में भी भारी बारिश से चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर है। अलकनंदा नदी उफान पर है। जनसैलाब ऐसा है कि कुछ भी बहा ले जाने को आमादा है। इलाके में लगातार खतरा बरकरार है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश से चारों तरफ डर का माहौल है। घरों से लेकर सड़कों तक खूब तबाही ही तबाही है। रुद्रप्रयाग से गुजरने वाली अलकनंदा नदी का हाल देखिए। शांत रहने वाली अलकनंदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी भारी उफान पर है और इलाके में भारी तबाही मचाने पर आमादा है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए तो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी भारी बाढ़ के आगोश में आ गई है और धीरे धीरे डूबती जा रही है। राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले शामिल हैं। वज्रपात और बारिश के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ध्वस्त हो गए हैं और बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य में 6 जुलाई तक मौसम की स्थिति में कोई बदलाव आने की आशंका नहीं है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से आम जनजीवन ठप सा हो गया है। रास्ते पर यहाँ पे मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए, जिससे आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया। जिला प्रशासन अब मलबा हटाने का काम कर रहा है। ये तबाही के बाद की तस्वीरें। देहरादून के आसपास के इलाकों में कई जगह पहाड़ों से जमीन खिसक गई, मलबा सड़कों पर आ गया। अब उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात बहाल किया जा सके। उत्तराखंड में 25 जून से लेकर अब तक रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी तबाही ला चुकी है। उत्तराखंड से लगभग हर दिन लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिससे रास्तों पर मलबा जमा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, चमोली रुद्रप्रयाग, कोटद्वार नजीबाबाद हाईवे, बागेश्वर में सड़कें बंद की गई। उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में लैंडस्लाइड के बाद करीब 150 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा। अब जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ की टीम सड़कों को खोलने में लगी हुई है। ओडिशा में भी लगातार बारिश से कोहराम मचा है। यहाँ पे एक खदान में काम कर रहे कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मैगजीन के खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से मिट्टी का एक टीला उनके ऊपर गिर गया। मौके पर मौजूद टीम बाकी मजदूरों की तलाश कर रही है। मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। ओडिशा के क्योंझर से आई इस तस्वीर को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। मिट्टी में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद दला पहाड़ा में जमीन खिसक गई और उसके नीचे कई लोग दब गए। राहत बचाव में लगी टीम ने अब तक मिट्टी के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। ये सभी हादसे के वक्त मैग्नीज खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से टीले का एक हिस्सा धंस गया और मजदूर उसके नीचे दब गए। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को काम करने में काफी दिक्कतें आई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खदान में सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम नहीं थे, इसलिए यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद से कई इलाकों में जलभराव हो गया। थोड़ी देर तक तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल खुलकर रख दी। बस कुछ देर की बारिश और स्मार्ट सिटी का ऐसा हाल। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की है। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें लबालब हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। जरा स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल देखिए और तालाब बन चुकी सड़क पर करीब आधी कार डूब चुकी है। पानी से लबालब सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोपहिया वाहन सवारों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। कई फीट पानी भरने के बाद बाइक बंद हो गई
और बाइक सवार धक्का लगाकर बाइक को खींचते हुए दिखाई दिए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीम शहर में कई इलाकों में जल भराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद से शहर की सड़कें और गलियां पानी पानी हो गई है। देखिए पूरी खबर। और चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद हालात इतने गंभीर हैं कि डीसी और एसपी के आवास भी इसकी चपेट में आ गए और वहां कई फीट पानी जमा हो गया। चरखी दादरी में हुई तेज बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर पानी का दरिया बहता हुआ दिखाई दिया। मात्र कुछ घंटों की बारिश के बाद लोहारू चौक, बस स्टैंड रोड, रोहतक चौक और कोर्ट रोड इलाके में सड़कें लबालब दिखाई दी, जिसके बाद सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पैदल राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया है। चरखी दादरी के बाजार भी इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल दिखे। कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी घुस चुका है। बाजारों में जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लोगों का गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ हर साल बारिश के बाद यही हाल होता है, लेकिन नगर निगम केवल नालों की सफाई और पानी निकासी का वादा करता है। यूपी में मानसून की एक्टिव होने के बाद से ही संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से संगम नगरी के हालात चिंताजनक हो गए हैं। आसमान से बरसी आफत की वजह से संगम के स्नान घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी तीर्थ पुरोहितों के बैठने की जगह तक पहुंच गया है। दुकानदार, घाटिये और तीर्थ पुरोहित अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं और बांधों का पानी छोड़ने की वजह से हालात और गंभीर हो गए हैं। बीते 24 घंटों में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 76.84 मीटर पहुंच गया है और छतनाग में 74.94 मीटर दर्ज किया गया। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर 75.5 मीटर रहा। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में जो वाटर लेवल है गंगा यमुना नदी का वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान 84.734 मीटर नीचे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन कंट्रोल रूम से 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। आज पटना कॉलेज से छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतरा और नीतीश सरकार से मूल निवासियों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी, अब ये नहीं चलेगा। कुछ इस तरह के नारों के साथ पटना की सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ा। सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे और सरकारी नौकरी में बिहार के मूल वासियों को तरजीह दे। और इस वक्त हम मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर। सभी छात्रों के हाथों में तिरंगा है और लगातार विरोध किया जा रहा है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल 90% लागू किया जाए। आपको बताते चलें कि छात्र मांग कर रहे हैं कि मूल निवासियों को नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरियों में 90 से 100% पद दिए जाएं। मूल निवासियों के लिए सीट आरक्षित की जाए। छात्रों की मांग है कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर लोगों को रोजगार दे। कहा यही जाता है कि न जाति न धर्म सबसे बड़ी इंसानियत, लेकिन बिहार में जाति इंसानियत के ऊपर इतनी हावी है कि इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता है। जिस खाकी को हर जाति समाज की समस्या हल करने की जिम्मेदारी है, वो खाकी जाति के नाम पर गुंडागर्दी पर उतर आई है। इतनी पिटाई कि पूरे शरीर पर लाल लाल खून के थक्के जम गए। कहां नहीं मारा गया, इतना मारा गया कि हम तो वीडियो भी नहीं दिखा सकते। पिटाई भी इसलिए की गई क्योंकि ये शख्स जाति से ब्राह्मण है। चेहरे पर शालीनता, माथे पर तिलक, लेकिन दिल में जाति के नाम पर इंसान से नफरत। जी हाँ, इनकी यही असल पहचान है। पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया कि थाने में ले जाकर जबरन थूक चटवाया गया।
और बेरहमी से थानेदार साहब ने पीटा है, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से हैं। हम ओवरटेक लिए, वो हमसे ओवरटेक ले करके थाना गाड़ी को बुला करके साइड करवा करके बोले डंटा दो, और वही डंटा लिए और चौक पर ही हमको वो 50 से 60 लाठी मारे वहीं पे। मामले की जांच हुई तो सही पाया गया और एक्शन हुआ। थानेदार साहब यानी सस्पेंड हो गए। दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अनुशंसा किया कि तत्काल अविलंब थानाध्यक्ष पद से हटाए जाए तथा उनके विरुद्ध जो है अगर विभागीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो हम लोग करें। वक्त के साथ तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है तो कहीं मुश्किलें भी पैदा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी अकाउंट बनाकर एक लड़की को परेशान करने वाले एक एसआई से फरार राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया है। गौर से देखिए इस चेहरे को। राजधानी दिल्ली का वो शैतान जिसके दिमाग में सिर्फ फितूर के अलावा कुछ नहीं। लड़कियों को परेशान करना उसका पेशा था। दिल्ली का सिरफिरा गिरफ्तार। साइबर पुलिस के शिकंजे में आरोपी। जिस इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम और आप अपनी गंभीरता और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली की साइबर क्राइम पुलिस के शिकंजे में आया ये शख्स उसे लड़कियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक एक छात्रा ने 16 जून को शिकायत की थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आरोपी न सिर्फ उसकी एडिट की गई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाल रहा था, बल्कि उसके फॉलोअर्स को भी फॉलो कर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मामला गंभीर था, इसलिए साइबर पुलिस की एक खास टीम बनाई गई। तकनीकी जांच के बाद आरोपी की लोकेशन पालम गांव में मिली। पुलिस ने लगातार निगरानी और छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी लड़की की प्रोफाइल फोटो उठाकर उसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अश्लील कंटेंट में बदल रहा था। माधुरी दीक्षित के साथ राजा फिल्म में डेब्यू करने वाले संजय कपूर अपने 30 साल के करियर में कई बेहतरीन किरदार निभा चुके हैं। अब भी ओटीटी से लेकर फिल्मों में वो अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे हैं। पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, इतना नर्वस नहीं रहा। आज मैं बहुत नर्वस हूँ। 30 साल सिनेमा को दे चुके संजय कपूर क्यों नर्वस हैं? 30 साल अलग अलग किरदारों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके संजय कपूर क्यों रो पड़े? दरअसल ये आंसू उनकी बेटी शनाया की वजह से हैं, जो सबके सामने निकल पड़े। मौका था संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां के ट्रेलर लॉन्च का। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे विक्रांत मैसी और शनाया कपूर के अलावा फिल्म की पूरी टीम इस समारोह का हिस्सा बनी और अपनी बेटी शनाया को सपोर्ट करने उनके माता पिता भी शामिल हुए। शनाया कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस ये पहली फिल्म है। इससे पहले वो ओटीटी और कई म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हैं। फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही उनके अभिनय की खूब तारीफ भी हो रही है, जिसको देखकर उनके पिता संजय कपूर भावुक हुए तो मां ने कहा कि मेरी बेटी को खूब प्यार दें।